हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। होप सबके सब बढ़िया हो, तगड़े हो और तंदुरुस्त हो और सबकी तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। तो हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर दिया। लास्ट क्लास में हमने उसके क्वेश्चंस एंड आंसर सेशन भी देखा और सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में पूछे हुए। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो एक 12th ग्रेड का चैप्टर है। और क्योंकि हम लोगों को अब आइडिया लग गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोसेस कैसे होते हैं, तो वी कुड इजिली अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। और हाँ, इस चैप्टर में कुछ नए मैकेनिज्म्स भी पढ़ेंगे। हम जानेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। साथ ही साथ हम डिफरेंट वेज और डिफरेंट वेरिएशंस जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म में होता है वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है हेलो अल्केन्स, या फिर इसको अल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्किल हैलाइड इज बिकॉज दे डू हैव अ हैलोजन ग्रुप अटैच्ड। उसमें एक हैलोजन अटैच होता है। अब ये हैलोजन क्या है? ये वही एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। अगर इनमें गौर से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। अब खुद ही सोचो, एक एलिमेंट जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से गेन करना चाहेगा। और यहाँ पे क्योंकि वो नॉन मेटल है और हम जानते हैं नॉन मेटल, उसमें टेंडेंसी होती है शेयर करने की, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, है ना। इस वजह से ये जो हैलोजेंस हैं पर्टिकुलरली एल्केन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं एंड दैट बॉन्ड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। वी वुड आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज हैलोएरीन्स इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब स्टार्ट करने से पहले आज भी एक कहानी है हमारे पास। अब ये कहानी बहुत पुराने जमाने की है। वो जमाना था जब राजा महाराजा हुआ करते थे और देयर वाज एक राजा के घर एक दूर से कोई बंदा आया एंड ही गेव हिम अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन। उन्होंने एक अजब सा या यूनिक सा पत्थर दिया उनको। अब वो पत्थर बोल दो या कुछ नया सा चीज बोल दो उनके लिए। अब उस पत्थर को उस राजा ने सोचा कि चलो इसको ऐसा सजा के रखना चाहिए कि हमेशा मैं इसकी तारीफ ही करता रहूं, हमेशा इसको अपने पास पाऊं। तो राजा ने सोचा इसका एक बढ़िया सा मूर्ति बनाते हैं। बट वो पत्थर बड़ा यूनिक था। राजा ने सेनापति को बोला कि भाई जाओ किसी को ढूंढ के लाओ, एक मूर्ति तैयार करो, मैं तुमको अच्छे पैसे देने दूंगा जिससे भी ये बढ़िया सी मूर्ति बने। तो ये मूर्तिकार जो उसका मुख्यमंत्री रहता है, ही वेंट टू जो कि कारपेंटर, जो एक मूर्तिकार था उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई सबसे बढ़िया मूर्तिकार था वो आदमी जिसके पास वो लेकर के जाता है उस पत्थर को। बोलता है कि चलो इसके कुछ बढ़िया से मूर्त बना के दो ताकि राजा आपको बड़ा अच्छा रिवॉर्ड प्रोवाइड करे। तो काफी बढ़िया रिवॉर्ड प्रोवाइड करने वाले थे। ये मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ कि भाई चलो मौका मिल गया, कुछ बढ़िया सा बनाते हैं और रिवॉर्ड पाते हैं। तो उसने बनाना चालू किया, कोशिश की हथौड़ा मार मार के तोड़ के उसको तराशने की, उसमें एक मूर्त प्रोवाइड करने की। बट जो कोशिश वो कर रहा था उसने 40-50 टाइम्स उसको स्ट्राइक किया अपने हैमर से, फिर भी वो जो पत्थर था टूटता ही नहीं, ना टूटा ना बिखरा ना कुछ हुआ। तो इससे वो घबरा गया कि भाई 50 के आसपास मैंने बार इस पे हथौड़ा मार दिया है, 45 टाइम्स आई हैव ऑलरेडी स्ट्राइक्ड इट विद द हैमर बट नथिंग हैज हैपेंड। ना तो वो टूटा ना वो किसी भी शेप में आ पाया। अब इस वजह से वो थोड़ा घबरा गया कि अब तो नहीं हो सकता कुछ। 49 टाइम्स टू बी एग्जैक्ट, इतने बार उन्होंने स्ट्राइक किया था। 49 काफी अच्छे तरीके से काफी बार उन्होंने ये कोशिश की, उसको स्ट्राइक किया। अब जब ये करने के बाद वो ये जान गया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो वो वापस उस मुख्यमंत्री के पास गया और बोला मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ये जो पत्थर है ये काफी अलग है और इसको तोड़ना मुझसे या मेरी बस की बात नहीं। तो ये सोच के मुख्यमंत्री को तो भाई अब राजा ने आदेश दिया था कि कराना है मतलब कराना है। तो मुख्यमंत्री क्या करता है, जाता है एक नॉर्मल से कारीगर के पास और उसको उसने कहा कि आप इसमें बनाओ, क्योंकि बहुत बढ़िया कारीगर था वो तो कुछ नहीं कर पाया। ट्राई करो कि आप इसकी एक मूर्ति बनाओ जिससे राजा आपको बहुत अच्छा रैंसम या एक बढ़िया अमाउंट प्रोवाइड करे, ठीक है। अब ये मूर्तिकार जब जैसे ही इस पे हथौड़ा मारा इसने, जो नॉर्मल सा मूर्तिकार था, तो जो मूर्ति है जो पत्थर है वो टूट जाता है, बढ़िया सा टूट जाता है। अब यहां से उसके बाद उन्होंने मूर्ति को बनाना चालू कर। अब यहां हमको क्या सीख मिलती है, कहानी यहीं तक है। यहाँ पे जानने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि जिस मूर्तिकार ने 40-45 टाइम्स इस पत्थर को स्ट्राइक किया, अगर वो एक बार या दो बार इसको और स्ट्राइक करता तो ही वुड हैव आल्सो बीन सक्सेसफुल। तो कई बार लाइफ में ऐसा चीज आ जाता है कि हम कोशिश करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो रही, बट विद एवरी एफर्ट कुछ ना कुछ तो गेन हम करते हैं। हाँ, समय भी इंपॉर्टेंट होता है बट ये याद रखना जरूरी है कि हमारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। सो पुट एज मच एफर्ट एज यू कैन,
उसके बाद ही कुछ और सोचो। हाँ, सोचना चाहिए, बट अपनी पूरी की पूरी एफर्ट उसमें लगा दो। चलो, तो मैं सोचता हूं कि आप लोग भी अपने एफर्ट लगाओगे और सक्सेसफुल हो जाओगे। तो चलो थोड़ा आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कुछ। आज की बात हम लोग कर रहे थे हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड्स की। इन सब मॉलिक्यूल्स में गौर से देखें तो एक्स ग्रुप जो लगा हुआ है वही है हैलोजन। अब ये एक्स ग्रुप जो है, क्योंकि हैलोजन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी एक टेंडेंसी होती है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो हैलोजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाता है और जो कार्बन है वो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड दिख रहा है हेलो एल्केन का, ये बन जाता है पोलर, और इस पोलैरिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे बदल जाती है या प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाती है। 3 डिफरेंट टाइप्स के हैलोजन्स या हैलोजन कंपाउंड दिख रहे हैं। पहले कंपाउंड में केवल एक हैलोजन लगा हुआ है, दैट इज द मोनोहैलाइड। दूसरे कंपाउंड में गौर करो, 2 हैलोजन लगा हुआ है, दैट इज डाइहैलाइड। और तीसरे में 3 हैलोजन लगे हुए हैं, ट्राइहैलाइड। बहुत ही सिंपल सी बात है, हर बच्चा जानता हो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और क्या चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। अभी अभी मैंने बताया, अगर एक हेलो एल्केन को देखा जाए तो यहाँ पे एक पार्शियली नेगेटिव चीज है, तो ये जो बॉन्ड है आपस में, ये इस पार्ट के अराउंड पोलर हो जाता है। अब कोई भी चीज पोलर है, हम जानते हैं केमिस्ट्री में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कि एक सॉल्वेंट है जो पोलर है वो किसी भी पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है। केमिस्ट्री में ये जानना बहुत जरूरी है। लाइक सब्सटेंस डिसॉल्व्स द सिमिलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस है तो एक और पोलर सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। ये जानना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं। अब क्या, क्योंकि ये पोलर है, एक और मॉलिक्यूल अगर इसके पास आ जाता है, ठीक है, अगर मान लिया जाए एक और मॉलिक्यूल इसके पास आ जाता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हम जानते हैं अपोजिट चार्ज जहां भी रहते हैं वहां पे क्या होती है, अट्रैक्शन होता है। कैसा अट्रैक्शन, आयोनिक अट्रैक्शन होता है। एंड फॉर दैट रीजन ये जो बॉन्ड है ना, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में है, दैट बिकम्स स्ट्रांग, और इस वजह से दोनों को तोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल एज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद बात करें कि भाई इसमें परमानेंट डाइपोल है या इंड्यूस्ड डाइपोल है या कुछ समय के लिए होता है। सीधी सी बात है, जब तक हैलोजन रहेगा तब तक यहाँ पे डाइपोल रहेगा, जैसे कि जब तक सूरज चांद रहेगा वैसा। तो चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब ये बात कर लें कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। अगर गौर से देखें तो जो पोलर पार्ट है वो तो सॉल्युबल नहीं होगा, बट अगर इधर भी देख लो आप, तो ये कार्बन का चेन है। कार्बन इटसेल्फ इज अ नॉन पोलर सब्सटेंस, एंड इफ यू ट्राई टू डिसॉल्व इट इन अनदर नॉन पोलर सब्सटेंस, दे वुड गेट डिसॉल्व, है ना। और इस वजह से ये स्पैरिंगली, हल्का फुल्का डिसॉल्व होता है इवन इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस। रीजन बीइंग जो बैक चेन है ना, वो नॉन पोलर होता है। आगे की बात करें, क्या फोर्स होता है 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट डाइपोल है और ये भी परमानेंट डाइपोल है। अब डाइपोल्स, 2 परमानेंट डाइपोल वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होता है और जो अट्रैक्शन होता है, उसको डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। For that reason they have dipole interactions. होप यहां तक की बातें समझ में आई हो। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स हो सकते हैं। प्राइमरी हो सकता है, अगर वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद में प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी एल्किल ग्रुप वो होता है जो कार्बन केवल एक ही कार्बन से लिंक्ड हो। अगर कोई ऐसा हेलोजन ग्रुप है जो सेकेंडरी कार्बन से लिंक्ड है, तो वो कहला जाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पे गौर करो, 2 हेलोजन, 2 मिथाइल ग्रुप या 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, और इस वजह से जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगर तीसरे केस में देख लें हम, यहाँ पे 3 कार्बन सेंट्रल कार्बन से जुड़े हुए हैं, फॉर दैट रीजन दैट कार्बन इज गोइंग टू बी टर्शियरी, और जो ब्रोमीन या जो हेलोजन ग्रुप उससे जुड़ा होगा टर्शियरी हेलोजन ग्रुप होगा। होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, काफी लोग जानते भी होंगे, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है जानना। अगर ये जानते हैं तभी आगे की बात समझ पाएंगे, और हम इग्नोर कर जाते हैं बेसिक को सोच के कि भाई जरूरी नहीं, बट जरूरी है। छोटी छोटी चीजें ही बाद में काफी हेल्प करती हैं। तो समझो, अब ये जर्मिनल डाइहैलाइड क्या होता है। अब आईआईटी के एग्जाम में आपको डायरेक्टली नहीं देगा कहीं,
दे वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड, और वहां पे वो लोग ब्लफ करने के लिए बोलेंगे इंस्टेड ऑफ टू टू डाइहैलाइड वो बोलेंगे जर्मिनल डाइहैलाइड। अब कौन समझे कि भाई जर्मिनल डाइहैलाइड मतलब दोनों एक ही जगह पे होते हैं, दोनों क्या, दोनों हेलोजन ग्रुप अगर एक ही कार्बन पे लिंक्ड है दैट वुड बी कॉल्ड एज जर्मिनल। ऑन द अदर हैंड अगर दोनों एडजेसेंट पे लिंक्ड है दैट वुड बी कॉल्ड एज विसिनल। ठीक है, तो ये बात समझनी जरूरी है कि विसिनल क्या होता है, जर्मिनल क्या होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये नहीं बताने वाला कि भाई वो आईयूपीएससी नेम पूछेगा या ऐसे सिंपल कॉमन नेम पूछेगा। जो कॉमन नेम हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है यू हैव टू नो दैट, इट्स नो आई मीन अदर वे, you're like going to need that if you learn that or not, that's all on you, but you would definitely need that. तो ये सजेशन है कि भाई पढ़ो even those common names that are there, at least those common names that are there in the NCERT. होप आप लोग पढ़ोगे समझोगे। डाउट है तो बेझिझक बताओ, वी हैव द टेलीग्राम चैनल, और कमेंट तो आपके लिए है ही, कमेंट में बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब हाँ, अब हेलो अल्केन पढ़ रहे हैं और किडनैपिंग की बात आ जाए। आप सब जानते हो किडनैप करने के लिए कौन सा लिक्विड यूज होता है, कौन सा चीज यूज होता है, आप ही लोग बताओ। क्लोरोफॉर्म ही यूज होता है ना। तो ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है CHCl3 दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, है ना। वो अलग बात है कि CHCl3 इतना जल्दी किसी को बेहोश नहीं करता, इट टेक्स सम टाइम फॉर अ पर्सन टू गेट फेंटेड, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम अगर मान लीजिए किसी को किडनैप करने जाना चाहें और क्लोरोफॉर्म लेके ही चले जाएं, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, इतना आसान नहीं होता किडनैप करना उसके थ्रू। Neither am I suggesting you to do kidnap anybody. ठीक है, आगे समझते हैं। अब ये जो आयोडीन के साथ वो चीज हो गया ना, क्लोरोफॉर्म के बजाय आयोडोफॉर्म, ब्रोमीन आ गया, क्लोरोफॉर्म की जगह ब्रोमोफॉर्म। These are all called as हेलोफॉर्म्स, ऑलराइट। तो चलो ये भी एक जनरल सा चीज है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ जान लो तो बेहतर। अब मैंने बताया था कि एरिल हैलाइड भी होते हैं, जो एरोमेटिक ग्रुप है अगर उनके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है दैट वुड बी कॉल्ड एज एराइल हैलाइड। ओके, गौर करो, पहले केस में आयोडीन जुड़ा हुआ है दैट वुड बी आयोडोबेंजीन, दूसरे केस में क्लोरीन जुड़ा हुआ है दैट इज क्लोरोबेंजीन, तीसरे केस में मेन चेन के साथ आयोडीन और एक साइड चेन भी जुड़ी हुई है दैट इज आयोडोटोलोवेन। फॉर दैट रीजन कि यहाँ पे CH3 है ना यहाँ पे जुड़ा हुआ, तो उसका कॉमन नेम भी आईयूपीएससी रेफर करता है, यूज कर लो करके। जो लास्ट वाला है ब्रोमोटोलोवेन, कौन से पोजीशन पे ब्रोमीन है बताना तो जरूरी है, यूपीएससी बता रहे हो तो दैट इज व्हाट यू शुड कीप इट इन। सो ये तो हो गई नेमिंग की बात, समझने की बात कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है, बिहेवियर क्या है, उसकी क्वालिटीज क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये समझ गए। अब भाई यूज कैसे किया जाए, प्रिपेयर कैसे किया जाए, वो जानेंगे। तो चलो पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स बोल लो या हेलो एल्केन्स बोल लो। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल मेथड से, सनलाइट को ले लेते हैं और क्लोरीन ले लेते हैं और एक अल्केन पकड़ लेते हैं। अब सनलाइट के सामने या सनलाइट के साथ क्या होता है, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है ना बच्चों, तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है ये काफी इजीली ब्रेक हो जाता है। तो जब सन की किरणें इसमें पड़ती हैं तो ये चित्तर बित्तर हो जाता है, आई मीन दे गेट ब्रोकन डाउन। कैसे ब्रोक होता है ये इस तरीके से ब्रोक होता है कि ईच ऑफ द एटम गेट बैक देयर शेयर। आप लोगों को अगर याद हो तो दिस काइंड ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड एज होमोलाइटिक क्लीवेज, क्योंकि ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो ये इस बॉन्ड के अराउंड होमोलाइटिकली क्लीव हो जाएंगे। और क्या प्रोडक्ट, क्या आउटकम हमारे पास आएगा, यहाँ क्लोरीन का रेडिकल बन जाएगा 2। अब यही क्लोरीन का रेडिकल है जो हमको देगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब ये ग्रुप जब होता है कोई भी, ये जो चीज दिख रही है हम लोगों को, जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ये क्या बन के आ रहा है, एक फ्री रेडिकल, है ना, एक फ्री रेडिकल बन के आ रहा है। तो जिस मैकेनिज्म से ये प्रोसेस होता है उसका नाम होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यही चीज हम समझेंगे यहाँ, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब जानते हैं कि क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में 3 स्टेप होते हैं। पहला चेन इनिशिएशन, जो अभी हमने देखा, ये जो स्टेप था ना ये कहलाता है चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है। अब यहां पे इनिशिएशन का मतलब ही समझ लो कि चेन की हुई तैयारी, ये बन गया रेडिकल। अब दूसरे स्टेप में होगा चेन प्रोपोगेट, जो रेडिकल नेचर है ना आगे पास ऑन होगा, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज जो होगा वो होगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है, ये भी समझते हैं।
अब चेन प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है वो भी समझते हैं। अब ये जो Cl रेडिकल है एल्केन के पास आएगा। आप खुद ही सोचो, हमारे बगल में कोई ऐसा बंदा आ गया जो भाई बहुत ही गुस्से में है, हमको मारना चाहता है, तो क्या होगा, हम भी अपनी बचाव करने के लिए रेडी होंगे या उसको उससे लड़ने के लिए रेडी होंगे। दैट इज प्रोपोगेशन। जो बिहेवियर उसमें है वो आगे ट्रांसफर करता है, इंड्यूस करता है इस चीज को। यह होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो ये जो एल्केन हमारे पास आया CH3 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन को यहां ले लेते हैं CH3। अब ये जो रेडिकल यहाँ पे आया, इसकी वजह से जो एक हाइड्रोजन के साथ जो इसकी बॉन्ड है ना, ये कुछ ऐसा ब्रेक होगा कि रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेडिकल क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से देखते हैं कि क्या बनता है प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH रेडिकल ओवर हियर। ठीक है, वहां पे बन जाएगा एक CH रेडिकल, आप लोगों को नजर ना आ रहा हो। ठीक है, तो चलो, तो ये जो CH रेडिकल वहां पे बन करके आ रहा है, ठीक है, देखते हैं कहां पर बन करके आ रहा है। यहाँ पर वो CH रेडिकल बन करके आ रहा है, तो वापस यहाँ पे CH3 है, और ये जो लास्ट में Cl था ना रेडिकल, वो जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। और Cl रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। जब हाइड्रोजन रेडिकल Cl रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना करके HCl बन जाएंगे और उड़ जाएंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड तो गैस होता है। ठीक है, ये जो बात कही मैंने कि यहाँ पे रेडिकल बन गया, दैट फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यही हुआ है प्रोपोगेशन। पहले तो केवल Cl रेडिकल था, बट अब हमारे पास एक अल्काइल रेडिकल ग्रुप भी आ गया है ना, तो यही अल्काइल रेडिकल फिर प्रोपोगेट करेगा फर्दर। बट ये जो अल्काइल रेडिकल है ना, गौर करो यहाँ पे काफी ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है। वहां पे कोई भी हाइड्रोजन निकल सकता था। सर आप लोग पूछोगे कि सर आपने वही हाइड्रोजन क्यों निकाला, वो टर्मिनल हाइड्रोजन तो बड़े आसानी से पास है, वो क्यों नहीं निकाला? क्योंकि हम वो रेडिकल, सारे रेडिकल बनेंगे पहले ये भी जानो, बट वो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। और वो कैसे स्टेबल होता है हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो वही सबसे ज्यादा बनेगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब ये रेडिकल बन गया, तो अब ये आएगा चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप पे क्या होता है, चेन टर्मिनेशन पे आप ही सोचो और आप ही बताओ क्या होता है कमेंट करके। चेन टर्मिनेशन स्टेप, नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें चेन हो जाएगी टर्मिनेट। ठीक है, तो समझते हैं कैसे होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप में काम। तो ये जो रेडिकल है ये आता है दूसरे क्लोरीन के आसपास। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने की वजह से क्या बन जाता है, क्लोरीन आ जाता है उस जगह में, और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है ना वो बन करके तैयार हो जाता है। दैट इज हाउ द होल थिंग हैपेंस। ठीक है, तो क्या हो रहा है आप लोगों को ये समझ में आ गया कि क्यों भाई यही वाला जो प्रोडक्ट है ज्यादा स्टेबल है, और बिकॉज वो ज्यादा स्टेबल है इस वजह से गौर करो 72% बना है। बट आप लोगों ने ये भी गौर किया होगा कि एक और प्रोडक्ट वहां बना रखा है उन्होंने। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों बना है, कोई बता सकता है क्या? सोचो और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि वो प्रोडक्ट जो दूसरा वाला है जहां पे यहाँ क्लोरीन पड़ी हुई है, वो क्यों बना, कैसे बना, कौन सा हाइड्रोजन निकला होगा, क्या वो स्टेबल है? स्टेबल होता तो ज्यादा बनता, स्टेबल नहीं है। तो यही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जिससे बनता है हेलो अल्केन, अल्केन से। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सा प्रोसेस है। मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो मोस्ट स्टेबल हेलो अल्केन होगा या मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा। कैसे पहचानेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, जहां जो है, यहां तो बस हाइपर कॉन्जुगेशन था। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें? दो तरीके से आ सकते हैं। पहले वो पूछ सकते हैं कितने मोनो हेलो डेरिवेटिव हो सकते हैं एक कंपाउंड के। दूसरा वो पूछ सकते हैं कितने कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव मोनो हेलो डेरिवेटिव हो सकते हैं, एक और तरीका है। तीसरा कौन सा मेजर मोनो हेलो डेरिवेटिव होगा एक अल्केन का। ये तीन तरीके से क्वेश्चन यूजुअली आते हैं। तो होप आप लोग अच्छे से उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को आइडिया मालूम है कि भाई कैसे पहचानना है कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं। जो दूसरा मेथड होता है प्रिपेयर करने का एल्कीन को, वो होता है एल्कीन से। ठीक है, अब ये एल्कीन से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? ठीक है, तो गौर करो, अगर हमारे पास एक एल्कीन है, अब हमारे पास एक एल्कीन है, ठीक है, अब ये एल्कीन को अगर हम लोग गौर से देखें तो ये एल्कीन में एक डबल बॉन्ड दिख रहा है। अब ये डबल बॉन्ड कभी भी HBr, HCl वगैरह के आसपास आएगा
तो आप लोगों को मालूम है कि ये डबल बॉन्ड है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि वहां पे ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ मूव करेगा। अब हम जानते हैं ये हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और हाइड्रोजन क्योंकि ऑलरेडी पार्शियली पॉजिटिव था, जब ये बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, और जब ये ब्रेक होगा जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयर्ड थे ना, वो चले जाएंगे ब्रोमीन की तरफ। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा, मैं जनरल आउटव्यू या ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या होता होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो कॉर्नर था ना वहां पे आ गया हाइड्रोजन, पर क्योंकि ये बॉन्ड है ये कुछ इस तरीके से ब्रेक हुआ है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज गया। गौर करो, यहाँ नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज गया, तो नेगेटिव वाला ही तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया होगा, दैट्स वाई यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। बट क्या ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास एक और चीज बन करके रह गया है, दैट इज Br-। क्या वो वही रहेगा या वो कुछ करेगा? सिंपल सी बात है, Br- देखेगा, मौका है चौका मारेगा, है ना। देखेगा वहां पे कि भाई एक जगह है जहां पॉजिटिव चार्ज है और मुझ में तो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, तो चलो अपने आप को स्टेबलाइज करता हूं, जाता हूं और इलेक्ट्रॉन दे देता हूं। दैट्स व्हाट दिस Br- वुड डू। और इस वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली हमको मिल जाएगा हमारा आंसर। वो क्या है? अब वो यूं है कि ये जो ग्रुप है ना, हाइड्रोजन लास्ट में होगा और ब्रोमीन यहां पे होगा। यही है अल्किल ब्रोमाइड। किससे बना? अल्कीन से। किससे रिएक्ट होके बना? हैलो एसिड से। किस प्रोसेस को फॉलो किया? अब वो समझेंगे। दो तरीके से ये होते हैं। पहला, मार्कोनिकॉफ रूल। अब जो मैंने अभी बताया ना, यहां पे अगर गौर करो कि भाई यहीं पे पॉजिटिव चार्ज क्यों बना, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन आपने बताया है ये यहां पॉजिटिव हो जाए और यहां नेगेटिव हो जाए? ये भी तो पॉसिबल है ना? हो सकता है, बट प्रॉब्लम है यहां पे एक। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये तो ठीक है हाइड्रोजन ले लेगा, बट जो पॉजिटिव चार्ज है उतना स्टेबल नहीं है। कितना? इसके कंपैरिजन में उतना स्टेबल नहीं है। दैट वाज द रीजन कि ये नहीं होता है। जो मेजर चीज जो होती है ना, डबल बॉन्ड जो ब्रेक होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब ये हम लोग शो नहीं करेंगे, जब भी हम बनाते हैं ये शो नहीं करते, वी डायरेक्टली कीप इट एज अ डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि काफी फास्ट प्रोसेस होता है। तो यही चीज है जिसको हम पढ़ रहे हैं यूजिंग हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। दो मेथड होते हैं, या दो नेम्स या दो प्रोसेसेस में डिवाइड कर लो। पहला होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन और दूसरा होता है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये जो रिएक्शन मैं अभी बता रहा हूं ये एक एडिशन मैकेनिज्म है, ठीक है। तो गौर करो, पहला मैकेनिज्म हमने जो अभी अभी समझा है ये है मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब मार्कोनिकॉफ एडिशन में Br कहां जुड़ेगा, हेलोजन कहां जुड़ेगा? वहां जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, वहां जहां हाइड्रोजन्स कम है। गौर से देखो, यहां एक ही हाइड्रोजन और यहां दो हाइड्रोजन, तो किस जगह पे Br आके अटैच हो गया? एक शॉर्टकट ट्रिक है ये कि Br वहां आएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। क्यों आएगा? क्योंकि वहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। कैसे? हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, इस वजह से। तो ये कारण है और यही तरीका है मार्कोनिकॉफ एडिशन का। होप ये बात क्लियर है अच्छे से। अब दूसरे में आते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये पार्टिकुलरली एक हैलोजन एसिड के लिए होता है, वो भी केवल HBr के लिए, और वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। अब वो जो कंडीशन है ना, कुछ इस तरीके का होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए कंडीशन होती है कि हमको चाहिए परऑक्साइड, ठीक है। और परऑक्साइड के साथ साथ केवल एक रिएजेंट के लिए ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो यहां पे हम लोग को केवल और केवल HBr के लिए फॉलो होगा। अगर हम HCl के लिए बोल दें या HI के लिए बोल दें, या कोई पूछ ले कि क्या आप अगर ये हेलो एसिड लो और परऑक्साइड लो, परऑक्साइड जानते हो क्या होता है? कोई भी H2O2, Na2O2, R2O2, ये कहलाते हैं परऑक्साइड, ठीक है। अब ये ले लो आप, तो क्या बनेगा? केवल इनके प्रेजेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। इनके प्रेजेंस में जो पिछला हमने प्रोडक्ट देखा था जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल था वही बनेगा। बट अगर ये मॉलिक्यूल हो तो थर्मोडायनेमिक रीजंस की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी और प्रोसेस के फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की एनर्जी पे डिपेंड होकर के ये जो प्रोडक्ट है ऐसा प्रोडक्ट देता है जो अनस्टेबल होता है हमारे एक्सपेक्टेशन से। क्योंकि मैकेनिज्म दूसरी होती है तो वो एक्चुअल में अल्टीमेटली वही हो जाता है। बट जो हमने पहले अभी बात, थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ब्रोमीन है, यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे आता है। बट अगर हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज करें तो जो ब्रोमीन आएगा ना उसी सेम रिएक्शन के साथ HBr के साथ, बट H2O2 के प्रेजेंस में
वो कहाँ पे आएगी, वो टर्मिनल ग्रुप में आ जाएगी और हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ। तो यही डिफरेंस होता है H2O2 के प्रेजेंस के साथ। नॉट जस्ट H2O2, कोई भी पेरोक्साइड अगर आ जाए तो उसके प्रेजेंस में ये डिफरेंस विजुअलाइज करोगे या एक्सपीरियंस करोगे। जानना बहुत ही जरूरी है कि क्या है एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, क्या है मार्कोनिक ऑफ। अब बहुत बात आती है कि भाई मैकेनिज्म जानना जरूरी है क्या? नहीं, इसका मैकेनिज्म जानना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म इज जस्ट एन एक्सपेक्टेड। हाँ, बहुत हद तक चीजें पता हुई है बट 100% इसका मैकेनिज्म अच्छे से नहीं। एक्सपेक्टेड मैकेनिज्म जो कहते हैं वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वही मैकेनिज्म जहां चेन इनिशिएशन होता है जो इस स्टेप में हो रहा है, दूसरा चेन प्रोपोगेशन होता है जो इस स्टेप में हो रहा है, ये पहला स्टेप, ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ये भी चेन प्रोपोगेशन, Br रेडिकल उस अल्कीन को रेडिकल बना रही है, और फाइनल चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो ये जो है अगेन 3 स्टेप का प्रोसेस है। और क्या फॉलो कर रहा है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है? वो जो हम लोग एल्केन में देखे थे, एल्केन के मोनोहेलोजनेशन की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है अल्टीमेटली क्या बन जाता है, Br टर्मिनल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज है जो यहाँ पे होती है। अब क्या मैकेनिज्म जानना जरूरी है? नहीं जरूरी है, इसीलिए मैं नहीं उसमें एम्फेसाइज कर रहा हूँ थोड़ा। हाँ बिल्कुल, आगे मूव करने से पहले ये जान लो कि क्या ये लोगों को अगर H2O2 के साथ ले लें तो क्या ये भी टर्मिनल पोजीशन पे जाके जुड़ेंगे? केवल HBr ही ऐसा शो करेगा, थर्मोडायनेमिक रीजंस है उसके कारण। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया है, जान लिया है और अच्छे से मान भी लिया है। तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं। ठीक है, अब बात आती है भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि अल्किल हैलाइड का होना चाहिए रिएक्शन। ठीक है, अब जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो बड़े ही यूनिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास एक अल्किल हैलाइड कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे हमारे पास हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आप लोगों को ये बात भी समझ में आ रही है कि मैं वो जो लाइनें बना रहा हूँ वो क्या है? मैंने पहले ही बता रखा है कि किसी भी अल्केन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर यूज करते हैं, जहां पे ईच बॉन्ड वुड रिप्रेजेंट एक बॉन्ड, ईच लाइन वुड रिप्रेजेंट अ बॉन्ड एंड ईच एज वुड रिप्रेजेंट अ कार्बन। तो अगर गौर से देखो तो कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4। तो 4 कार्बन यहाँ पे हैं, चौथे कार्बन में या पहले कार्बन में हैलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यही मॉलिक्यूल हमारे साथ साथ है। अब ये जो मॉलिक्यूल हम लोग देख रहे हैं, अब ये मॉलिक्यूल में होना है अटैक। किसका अटैक? एक न्यूक्लियोफाइल का। अब जानते हो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर सकता है। अब गौर से देखो और मुझे बताओ कहां अटैक करेगा। सिंपल सी बात है, ये तो पार्शियली नेगेटिव है और जो इससे जुड़ा हुआ है वो क्या चार्ज रखता है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। और हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल्स में कौन से चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज। तो ये किस चीज को ढूंढेगा? क्या नेगेटिव चार्ज को ढूंढेगा? नहीं, ये उसको ढूंढेगा जहां पे अपोजिट चार्ज है। अब कहां पे अपोजिट चार्ज है? यही कार्बन है जो पार्शियली पॉजिटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को देना चाहेगा एंड दैट इज व्हाट वुड इनिशिएट द प्रोसेस चिल्ड्रन। इस वजह से ये यहाँ अटैक करेंगे और ये ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगी। हम जानते हैं कार्बन पे केवल 5 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं, 4 ही रहेंगे। एक के आने के साथ साथ एक को जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं। SN1 और SN2 में से एक को समझ लेते हैं आज। ठीक है, SN1 की बात करते हैं। अब ये SN1 क्यों है? ये S क्या है, N क्या है, 1 क्या है, ये जानना है तो बड़ी आसानी से जान लेंगे। अगर आप लोगों ने काइनेटिक्स पढ़ रखी है, जो कि आप लोगों ने पढ़ ही रखी होगी, काइनेटिक्स में होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन, और ऑर्डर भी होता है रिएक्शन का, है ना। जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है वो बताती है मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर वगैरह। ठीक है, तो वही से ये चीज आई कि भाई SN1 का नाम क्या है। SN1 स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, और सिंपली यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। यूनिमोलिकुलर की वजह से 1 कहलाता है। अब ये यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलैरिटी। मान लिया जाए कुछ लोग फाइट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एट ए टाइम 2 या 3 लोग एक साथ आपस में एक दूसरे को मुक्के मार सकते हैं। हाँ, बातें तो बहुत लोग कर सकते हैं, बट जो इंटरैक्ट करना है ना, मैक्सिमम 3 लोग या 2 लोग करते हैं। वही है मॉलिक्यूलैरिटी, कितने लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। हाँ, एक रिएक्शन के टर्म्स में बात करें तो कितने मॉलिक्यूल्स प्रोसेस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, मान लीजिए आप किसी से फाइट कर रहे हो तो भाई 2 लोगों से एक बार फाइट कर सकते हो, बढ़िया तगड़ा इंसान है तो भी
है ना। अब कोई अब ऐसा नहीं होगा कि क्रश बन जाए और सबके साथ एक साथ फाइट कर जाए। तो वैसे ही रिएक्शन में जब होती है चीजें या पार्टिकल्स को जब इंटरैक्ट होना होता है तभी प्रोडक्ट बनते हैं, और वो होता है 2 या 3 मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स के। तो जब एक ही मॉलिक्यूल टूटता है ना, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और ये यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में केवल एक ही सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है। चलो जानते हैं अब इस प्रोसेस के लिए कैसा सबस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसा भी सबस्ट्रेट ले लो, अगर वो थोड़ा सा ऐसा सबस्ट्रेट है कि कार्बोकेटायन बनाने के लिए ज्यादा ऐसा सबस्ट्रेट हो जो कार्बोकेटायन स्टेबल दे पाए। गौर करो, ठीक है। अगर मान लिया जाए हमारे पास ये 3 रिएजेंट 3 सबस्ट्रेट्स हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है, एक और देख लेते हैं CH3, ठीक है, CH3C, और यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पे चलो हाइड्रोजन ही जोड़ लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर। अब इन दोनों को हम कंपेयर करें और बताओ कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। निकालते हैं और देखते हैं, अगर ये कार्बोकेटायन बना रहा है, पहला मॉलिक्यूल अगर कार्बोकेटायन बना रहा है तो कौन से पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनेगा? टर्शरी। टर्शरी ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है। क्या दूसरा ज्यादा स्टेबल होगा? नहीं, वहां तो केवल 2 या केवल 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन है ना। बट अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया तो 3 ही हाइपर कॉन्जुगेशन। बट अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया तो कितने हैं? 3 ऊपर से, 3 नीचे से, 3 इधर से, टोटल 9 hyperconjugated structures plus the one that is already there would be there. इस वजह से वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखो कौन सा सबस्ट्रेट इसको प्रेफर करता है, वो है टर्शरी। अब क्यों प्रेफर करता है थोड़ी देर में जान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कारण क्या है इसके इसको प्रेफर करने का। सिंपल सी बात है, इसको प्रेफर करने का कारण बहुत ही सिंपल है। कारण ये है कि जब ये प्रोसेस होता है तो एक कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब क्यों बनता है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल जिसमें होता है ना थोड़ा वीक होता है। अब न्यूक्लियोफाइल वीक होता है तो क्या होता है, चलो मान लिया जाए हम एक ऐसे जगह पे गए जहां पे 2 ऑप्शन है, पहला कि हम खुद जाके खाना ले और दूसरा वो हमको खाना दे। तो अगर हम थोड़े से हिचक रहे हैं खाना लेने से, थोड़ा थोड़ा कभी कभी शर्माना होता है ना, तो अब क्या होता है सामने वाला हमको देता है, वो अच्छा लगता है, वो अलग बात है। बट यहाँ पे वही केस हो जाता है। अगर एक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा कमजोर है, थोड़ा शांत है, तो पहले क्या होता है, अगर मान लिया जाए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH, ठीक है, एक हैलोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऊपर एक और CH3 लगा हुआ है, नीचे एक और CH3 लगा। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल है, बहुत ही वीक सा न्यूक्लियोफाइल है। तब क्या होता है, एक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है यहाँ, ये है एक वीक लीविंग ग्रुप। ये जब वहां से ये उसके आने का वेट नहीं करता, पहले जो लीविंग ग्रुप होता है ना वो वहां से निकल जाता है, और वो लीविंग ग्रुप कहलाता है, क्योंकि वो लीव कर गया, अब वो क्या सिचुएशन को जनरेट कर देगा, वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बना देगा जहां पे न्यूक्लियोफाइल भाई रेडी है, अब अटैक करना ही होगा उसको, क्योंकि जो मॉलिक्यूल लीविंग ग्रुप के निकलने पे बना है वो काफी अनस्टेबल है, कार्बोकेटायन बन गया, और जो लीविंग ग्रुप है वो निकल करके चला गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, देखेगा कि सिचुएशन अब आ गई है कि इसके पास वेट करने का चांस ही नहीं है, जाना ही होगा, एंड दैट इज व्हाई इट वुड गो देयर, और व्हाट वुड इट मेक, इट वुड मेक द फाइनल प्रोडक्ट, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टेज रिएक्शन का प्रोडक्ट हो। दैट इज CH3C, अनदर CH3 ओवर हियर, वन मोर CH3, और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। तो ये जो मैकेनिज्म मैंने अभी भी बताया, यही है SN1 रिएक्शन। अब ये होता है 2 स्टेप में। पहला स्टेप जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन था, लीविंग ग्रुप का निकलना था, कारण जो न्यूक्लियोफाइल था काफी कमजोर, वो वेट करता है लीविंग ग्रुप को जाने का, तभी वो वहां जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पापा से डरते हैं और पापा थोड़े गुस्से में है, तो जब पापा थोड़े शांत हो जाए या सो जाए तब हम मम्मी से जाके बात करते हैं, अगर मान लीजिए हम खेल कूद के ज्यादा है ना, तो वही चीज है। तो लीविंग ग्रुप के निकलने का वेट करो, देन जहां पे मौका बन जाए वहां पे चौका मार दो, है ना। तो वही केस है। आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, ये भी बात है कि भाई लीविंग ग्रुप अगर जाना ही ना चाहे तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगा? नहीं। तो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक जाने वाला आदमी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो जाना चाहता है। अब कौन सा ग्रुप हो जो जाना चाहेगा? ऐसा ग्रुप होगा जिसमें नेगेटिव आयन स्टेबल होगा ना, वही होगा गुड लीविंग ग्रुप। अब ऐसा मान लिया जाए कोई भी ऐसा ग्रुप है हमारे पास जिसका नेगेटिव आयन काफी स्टेबल है, वो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। और जहां पे नेगेटिव आयन स्टेबल नहीं है वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं होगा।
होप ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, चीजें दिमाग में लग रही हैं, है ना। तो जो लीविंग ग्रुप स्टेबल नेगेटिव आयन बनाता है, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप। एक एग्जांपल देता हूं, टोसाइलेट, बड़ा ही अजीब सा नाम है, बट ये नाम जानना जरूरी है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल मैं जो यहाँ पे बना रहा हूं, मैं होप कर रहा हूं कि आप लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हो। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर नॉट, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे बना रहा हूं, अगर गौर से देखो, इस नेगेटिव आयन में काफी तगड़ी रेजोनेंस है। कैसे? काफी तगड़ी क्या है? रेजोनेंस है। ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे भी घूम सकता है, ये भी इधर बढ़ सकता है ना, इधर जा सकता है। साथ ही साथ क्या है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये भी इधर आ सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया लीविंग ग्रुप है, इसको कहते हैं मिसाइलेट, ठीक है, सॉरी टोसाइलेट, क्योंकि ये टोलुइन ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पे NO2 लगा दूं, इट वुड बी कॉल्ड एज नो साइलेट, नो बिकॉज NO2 नाइट्रो ग्रुप के कारण। अब ये नो साइलेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि NO2 तो -R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर देता है, और यही ग्रुप, अगर यही ग्रुप अल्केन के साथ जुड़ा हो तो ये टूटने के लिए बहुत उत्सुक होता है। तो ये जो लीविंग ग्रुप है ना, काफी तगड़ा, काफी स्टेबल लीविंग ग्रुप होता है। तो अगर हमारे पास ऐसे लीविंग ग्रुप होंगे तो क्या होगा, वो जाएंगे, और जाने के बाद कौन आएगा? जो आना चाहता है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। तो यही प्रोसेस है गाइस, एंड आई होप यू आर गेटिंग इट, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज कंफ्यूजिंग यू। हो सकता है बहुत सी चीजों में कंफ्यूजन आए, पूछो, बताओ, देन ओनली यू वुड अंडरस्टैंड। वी विल इंटरैक्ट विद यू इवन इन द टेलीग्राम चैनल एंड द कमेंट सेक्शंस, सो प्लीज लेट अस नो, तभी हम बता पाएंगे, है ना। अब मैकेनिज्म समझते हैं। मैंने बताया पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में बॉन्ड में से लीविंग ग्रुप दूर जाएगा। क्यों दूर जाएगा? क्योंकि भाई उसको अकेला रहना पसंद है। कैसे पहचानोगे किसको अकेला रहना पसंद है? जो अपने में खुश रहता है, केवल वही अकेला रह सकता है अपने, है ना। तो वही कारण है। वो अलग बात है कुछ लोगों को मजबूरी के साथ भी अकेला रहना पड़ जाता है, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। चलो यहाँ पे बात करते हैं। तो जो L लिखा हुआ है वो लीविंग ग्रुप है, नेगेटिव आयन उसमें स्टेबल होगा, इस वजह से वो ब्रेक होके अलग हो गया। बट जो दूसरा स्टेप है वो काफी तेज होता है। अब ये भाई अनस्टेबल चीज बना दिया आपने। अब अनस्टेबल चीज ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैंने बताया था, एक बूढ़ा आदमी ज्यादा तगड़ा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ज्यादा एक्टिव होगा। एक जवान आदमी ज्यादा एनर्जी वाला होगा। सिंपल सी बात है, जिसमें ज्यादा एनर्जी है वही तो अनस्टेबल होगा, है ना। तो जवान आदमी भाई जब देखो इधर घूमना चाहता है, ये करना चाहता है, वो करना चाहता है। बूढ़े के पास तो ऑप्शन ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है। तो एनर्जी इसमें इतनी ज्यादा कि ये चाहेगा भाई कोई आए इसको स्टेबलाइज करे। तो न्यूक्लियोफाइल देखता है मौका है, कोई नहीं है, वहां पे जाता है, साथ निभाता है, और उस वजह से दोनों की जोड़ी जम जाती है। एंड दैट इन द सेकंड स्टेप चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी अ फास्ट रिएक्शन। और हमेशा याद रखो, रेट को बताने वाला जो रिएक्शन का स्टेप होता है वो हमेशा स्लो स्टेप होता है। अब लोगों को ये चीजें पहले ही बता रखी होंगी काइनेटिक्स में। अगर किसी को नहीं आती है ये वाली बात, डोंट वरी, काइनेटिक्स चैप्टर भी इंक्लूडेड है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट हाँ, इसके लिए मैं नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा समय कम है। हम जानेंगे इस चीज को काइनेटिक्स में अच्छे से। अगर फिर भी डाउट है तो पूछो, मैं बताऊंगा टेलीग्राम चैनल में या कमेंट बॉक्स में। तो ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने चीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं? केवल एक चीज। कौन सा? ये जो है मॉलिक्यूल वही। अब इसी से चीजें टूट रही हैं, जुड़ रही हैं, जो हो रही है। तो यही मॉलिक्यूल है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट्स व्हाई अगर किसी ने पूछा कि भाई रेट किस पे डिपेंडेंट है, राम पे या श्याम पे, क्योंकि श्याम उस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई ओनली श्याम पे वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अल्किल हैलाइड उस रिएक्शन पे इन्वॉल्व है जो रेट को बताता है, इसलिए वही डिसाइड करेगा रेट कितना लगना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं क्यों मैं इतना यहाँ पे बार बार रेट के बारे में बोल रहा था। अगर यहाँ से गौर से देखो तो रेट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है। अब 12th के लास्ट में आ गए होगे, ये तो जान चुके होगे, पढ़ चुके होगे, है ना। नहीं पढ़े हो तो ये देखो, रेट इज डिपेंडेंट ऑन अल्किल हैलाइड। अब ये के क्या है? रेट कांस्टेंट है। अगर गौर से देखो तो यहाँ पे पावर क्या दिख रहा है इसका, एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है इसका, पावर है 1, और वो क्या बताता है हमको? ऑर्डर बताता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलैरिटी क्या चीज है? मॉलिक्यूलैरिटी एक एलिमेंट्री रिएक्शन पे डिपेंड करती है। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है? जो सिंगल स्टेप में होता है। तो ये जो रिएक्शन है, अगर पहला स्टेप को देखें तो वो अपने आप में एक सिंगल स्टेप रिएक्शन था, केवल पहला स्टेप, और वही चीज में केवल एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व है जो कि पहला वाला है। तो वो उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को बताता है, क्योंकि ये केवल एक है, मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1, और इस वजह से ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और इस वजह से ऑर्डर 1 है। तो यही कारण है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन और विथ यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होने का। ठीक है,
तो यही नाम देने का जो सीन है ना, इसी की वजह से चल रहा है। आगे पढ़ते हैं और समझते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज ट्रिपल्ड, चलो मान लिया जाए न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल कर दें न्यूक्लियोफाइल के, क्या होगा रिएक्शन के रेट पे जो SN1 को फॉलो कर रहा है? बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। अलग बात है मैं आंसर दे दूंगा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोफाइल तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होता ही नहीं है, और नहीं होता है तो कैसे रिएक्शन को चेंज करेगा? आप 4 गुना भी कर दो, 5 गुना भी कर दो, रिएक्शन में परिवर्तन या चेंज वुड नॉट बी दैट। आई होप यू गॉट इट क्लियरली, और कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कभी कभी तो कुछ ज्यादा ही हिंदी हो जाती है, बट एनीवे चीजें समझ में आ रही है ना या नहीं आ रही है बताओ, और अगर कुछ चीजों में कंफ्यूजन है वो भी पूछो। ठीक है, तो यही बात है कि न्यूक्लियोफाइल को बढ़ाने या कम करने से SN1 में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा। अब एनर्जी प्रोफाइल की बात कर ले, मैंने अभी भी बताया कि इस प्रोसेस में कार्बोकैटायन बनता है। अब हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन बन गया है तो कार्बोकैटायन की पॉसिबिलिटी होती है कि वो, चलो मान लिया जाए हम लोग के पास कंपाउंड है ये, ठीक है, अब ये कंपाउंड है और ये बना लिया, अब ये लीविंग ग्रुप वहां से चला गया, इसके जाने के बाद क्या बनेगा? एक यहाँ पे डबल बॉन्ड भी ले लेते हैं तो बेहतर हो जाएगा आइडिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन करके हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज काफी स्टेबल है? स्टेबल तो है थोड़ा बहुत, बट क्या ये काफी स्टेबल है? बिल्कुल ज्यादा स्टेबल है। अगर मान ले जाए इसी केस, तो यहाँ पे केवल एक ही रेडिकल बनेगा, एक ही कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक इंटरमीडिएट बन करके आया जो कि ये है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। हमने पहले ही इसके बारे में पढ़ा। मान ले जाए चेंज हो गया थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सा, इस चीज में डबल बॉन्ड जो है ना यहाँ पे, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हुआ, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से जो हाइड्रोजन होता है ना वो शिफ्ट होता है। क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो कार्बोकैटायन कहाँ बन जाएगा? जहां से हाइड्रोजन जा चुका है, कैसे जा चुका है? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा रहा है। इसको कहते हैं हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट क्यों, प्रोटॉन शिफ्ट क्यों नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन H- की तरह से शिफ्ट होता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेके शिफ्ट होता है, इस वजह से इसको हाइड्राइड शिफ्ट कही जाती है, कहा जाता है। और क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल बना देगा। अब यहाँ पे गौर करो, कार्बोकैटायन फिर से एक रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को पा, बट इस सेकेंड प्रोसेस में अगर मॉलिक्यूल जो रहा होगा, इनिशियल मॉलिक्यूल, वो कुछ इस तरीके का रहा होगा। अब अगर इस तरीके का मॉलिक्यूल है तो कितने इंटरमीडिएट बने यहाँ पे? पहला, दूसरा, क्योंकि 2 इंटरमीडिएट बने। अगर किसी ने एनर्जी प्रोफाइल पूछी तो पहले तो हम सब जानते हैं एनर्जी प्रोफाइल बताने का तरीका। सबसे पहले रिएक्टेंट की एनर्जी काफी कम होती है। ठीक है, मैं बाकी चीजों को हटा दे रहा हूं ताकि चीजें थोड़ी क्लियरली नजर आए। रिएक्टेंट की एनर्जी काफी कम होती है। किससे कम होती है? उस स्टेट से कम होती है जिस स्टेट में वो आएगा रिएक्ट होने के लिए। अगर मान लीजिए किसी को रिएक्ट करना है तो उनको किसी को लड़ाना होता है तो क्या करते हैं? दोनों को बोलते हैं कि भाई उसने तेरे बारे में ये कहा, इसने तुम्हारे बारे में ये कहा, और बढ़ाते रहते हैं। कुछ लोग तो आके कमेंट्री भी करते रहते हैं कि भाई चलो ये हो गया, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, उससे और लोग लड़ाई करने के लिए रेडी होते हैं। तो वही यहाँ पे होगा, रिएक्टेंट को इनिशियल एनर्जी देनी होती है और वो एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। वही ई एक्टिवेशन 1 यहाँ पे लिखा रखा है इन्होंने। तो जब रिएक्टेंट को एनर्जी मिलेगी इनफ कि वो रिएक्ट कर जाए, तब वो रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे एक ऐसा प्रोडक्ट जो अनस्टेबल हो, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट। वो डिसाइड नहीं करेगा फाइनल प्रोडक्ट, बट इंटरमीडिएट क्योंकि ये भी अपने आप में पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कोई भी नहीं रहना चाहता, अल्टीमेटली दे ऑल वांट टू बी न्यूट्रल। तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इंटरमीडिएट पे, जो कि यहाँ पे भी है, जो कि यहाँ पे भी है। अब वो बना देगा प्रोडक्ट। ये जो ग्राफ है इसमें केवल एक ही इंटरमीडिएट का पोजीशन दिख रहा है। ये वाला जो ग्राफ है ना, पर्टिकुलरली जो रिएक्शन राइट में बना हुआ है जहां पे एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है, मान लिया जाए 2 इंटरमीडिएट जनरेट हुए हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा? सिंपल सी बात है, पहला इंटरमीडिएट के लो एक पीक आएगी और उसके बाद में ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, काफी अनस्टेबल है, पीक जो होगा काफी रिएक्टिव होते हैं, तो वहां से बनाएगा पहला इंटरमीडिएट I1। अब उसके बाद वो फिर से एक ऐसा इंटरमीडिएट बनाएगा जो I1 से ज्यादा स्टेबल है। अब वहां से कन्वर्शन होगा फाइनल प्रोडक्ट का जो उससे भी ज्यादा स्टेबल है। तो यही प्रोसेस है जो सेकंड वाले में एग्जांपल दिया ना उसका। पहला वाला ग्राफ तो बना हुआ है, दूसरा ग्राफ जो मैंने बताया जिसमें 2 डिप्स है, ईच डिप वुड बी हैविंग एन इंटरमीडिएट, जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी उसका जो डिप है वो कम हो जाएगा। अब ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एनर्जी है इस तरफ, जितनी कम एनर्जी उतना उसका लो पोजीशन तो होना ही होना है ना। यही है एनर्जी प्रोफाइल।
पोटेंशियल एनर्जी को यूजुअली प्लॉट करते हैं। किसके पोटेंशियल एनर्जी? जो सबस्ट्रेट होता है उसके चेंजेस होने के साथ साथ, तो टाइम के साथ जो सबस्ट्रेट होता है वो टूट जाता है लिविंग ग्रुप से, और इस वजह से ये प्रोफाइल हमारे सामने। बताओ मुझे, थोड़ा सा कचड़ा हो गया है यहाँ पे, इस वजह से चीजें थोड़ी अच्छे से नहीं हुई होगी क्लियर, तो वो भी बताओ मुझे, आई विल ट्राई टू हेल्प दैट आउट। एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा पर्टिकुलरली इसके लिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा और जानते हैं। तो यही था SN1 की बात। क्या हम लोग SN1 खत्म कर चुके हैं यहाँ पे? हाँ, खत्म तो कर चुके हैं, बट बिफोर मूविंग टू SN2 मैं कुछ चीजें और बताना चाहता हूँ। जो SN1 रिएक्शन हमारे पास है, उस रिएक्शन में क्या कैसे टाइप के सबस्ट्रेट होंगे, कैसे टाइप का न्यूक्लियोफाइल होगा जो प्रोसेस को अच्छा बनाए। तो एक एक करके बात करते हैं। सबस्ट्रेट की बात कर लें तो मैंने पहले भी कहा था, ऐसा सबस्ट्रेट जिसमें कार्बोकैटायन काफी स्टेबल हो। तो गौर करो कि अगर यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको बोलते हैं हम अलाइलिक कार्बोकैटायन। वैसे ही बेंजाइलिक कार्बोकैटायन भी काफी स्टेबल होता है। बेंजीन के साथ अगर यहाँ पे कार्बोकैटायन बना रखा है एक CH3 में, ठीक है, CH2 बन के कार्बोकैटायन, वो भी काफी स्टेबल होगा। क्यों होगा? रेजोनेंस की वजह से। तो हमेशा याद रखो, अलाइलिक बेंजाइलिक सबसे ज्यादा, बेंजाइलिक अलाइलिक से भी ज्यादा बेंजाइलिक, फिर उसके बाद आ जाती है टर्शरी, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाती है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो ये ऐसे टाइप के सबस्ट्रेट हैं और यही ऑर्डर है जिस सबस्ट्रेट का SN1 रिएक्शन की तरफ अट्रैक्शन बढ़ाएगा। कौन सा सबसे ज्यादा SN1 देगा? सबसे पहले बेंजाइलिक, फिर अलाइलिक, फिर टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी देता ही नहीं SN1, ठीक है। अब रिएजेंट कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? मैंने पहले ही बताया, न्यूक्लियोफाइल ऐसा होना चाहिए जो कार्बोकैटायन को बनने दे, अदरवाइज तो ये प्रोसेस ही फॉलो नहीं होगी, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल को होना चाहिए वीक, ठीक है। अब सॉल्वेंट नाम का भी कुछ चीज होता है। सॉल्वेंट क्या है? ऐसा लिक्विड जिसमें प्रोसेस हो रहा है। क्या वो एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, वाटर वाला मीडियम है, या जस्ट वाटर है, या मान लिया जाए कि कुछ पोलर मीडियम है या नॉन पोलर मीडियम। सिंपल सी बात है, गौर करो यहाँ पे आयन ही आयन बन करके आ रहे हैं। एक कार्बोकैटायन बन रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। अब इतने आयन बन रहे हैं तो आयन्स कहाँ स्टेबलाइज होते हैं? पोलर में या नॉन पोलर में? पोलर में ही तो आयन स्टेबलाइज होंगे। पोलर क्या? पोलर सॉल्वेंट। तो कौन सा सॉल्वेंट चाहिए यहाँ पे, पोलर या नॉन पोलर? सिंपल से बताओ, पोलर ही चाहिए। पोलर में भी टाइप आते हैं, बट उतने डीप में अभी नहीं जाने की जरूरत है। पोलर सॉल्वेंट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म। तो होप SN1 आप लोगों को आज बढ़िया से समझ में आ गया। हम लोग SN2 चालू नहीं करते हैं आज, उसको अच्छे से समझेंगे, और अच्छे से समझने के लिए हमको समय देना होगा। अगर मैं आज भी जल्दी जल्दी वो करा दिया तो चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाऊंगा। होप SN1 की क्लैरिटी मिल चुकी है, अच्छे से समझ गए हो कहाँ SN1 होता है। With this we will end today's session। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो, बताओ मुझे कमेंट करके, पूछो मुझसे। कुछ चीजें अच्छे से समझ में आई हो वो भी बताओ, है ना। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट चिल्ड्रन, लगे रहो, पढ़ते रहो, बने रहो, तभी आगे बढ़ पाओ। थैंक यू, बाय बाय।